गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल चैनल पे। अब हम बीएड फर्स्ट सेम में पेडागोजी सोशल साइंस में हम 5वां यूनिट देख रहे थे। उसमें से थोड़ा सा टॉपिक आपका बच गया था, उसे आज मैं क्लियर करना चाह रही हूँ। कि हम देख रहे थे कि इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि कौन सा आपका जो 5वां यूनिट है उसमें आपका जो अर्थशास्त्र है किस तरह से उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से आपके इकोनॉमिक्स के संसाधन हैं। तो उसमें हमने देखा पूंजीवाद के अर्थव्यवस्था होता है, समाजवाद अर्थव्यवस्था होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। हम भारत देश में रहते हैं तो भारत देश में हमारा जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसी तरह से आज हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र की जो शिक्षण की अधिगम विधियां हैं, किस तरह से हम जो है टीचिंग मेथड में इसके इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है टीचिंग लर्निंग मेथड्स इन इकोनॉमिक्स हम देखते हैं। अर्थशास्त्र की शिक्षण अधिगम विधियां टीचिंग लर्निंग मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है, और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो है इकोनॉमिक में हम जो है व्यवस्था रखते हैं। तो वेस्ले और रास्की के अकॉर्डिंग, वेस्ले और रास्की ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि शिक्षक को जहाँ विषय वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है। हम एक डेफिनेशन देखते हैं वेस्ले एवं रास्की के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा है कि शिक्षक को जहाँ विषय वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है वहाँ उसे शिक्षण विधि का ज्ञान होना भी आवश्यक है। ठीक है ना। आपका जो वेस्ले एंड रास्की है उन्होंने कहा है शिक्षक को जहाँ विषय वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है वहाँ उसे शिक्षण विधि का ज्ञान होना भी चाहिए। तो शिक्षण विधियों का कक्षा शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षण विधियां शिक्षक के हाथ में एक अस्त्र होता है। जिस तरह से हम युद्ध में जाते हैं तो बिना अस्त्र के हम जो है युद्ध नहीं कर सकते, उसी तरह से जब तक हमारे पास किसी भी टीचर के पास जो टीचिंग मेथड ना हो तो वो टीचर जो है अच्छे से पढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये अस्त्र शस्त्र की भूमिका निभाते हैं आपका जो टीचिंग मेथड है, जिसके माध्यम से कक्षा शिक्षण में जो स्टूडेंट और टीचर्स के बीच जो भी आने वाली प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व किया जाता है, उसे दूर किया जाता है। इसी को आगे कालिदास ने कहा है। कालिदास के शब्दों में यदि हम देखते हैं तो उन्होंने कहा है किसी व्यक्ति के पास ज्ञान बहुत अधिक है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति के पास ज्ञान बहुत अधिक है लेकिन उसे अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना नहीं आता तो वह ज्ञान अव्यर्थ है। हम यदि सिंपल से शब्दों में आप एक लाइन में इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। कालिदास के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास जो है बहुत अधिक ज्ञान है लेकिन अपने ज्ञान को दूसरों को यदि बताना नहीं आता है, उसे पहुंचाना नहीं आता है, तो वो ज्ञान क्या है, व्यर्थ है। तो इस तरह से कालिदास ने कहा है। और एक टीचर के लिए यदि टीचर पूरे ज्ञान में परिपूर्ण है, उसे बहुत कुछ आता है लेकिन उसे बताना नहीं आता। कई बार हम देखते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हमको सब कुछ समझ में आते रहता है लेकिन हम अपनी बातों को जो है दूसरों के सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। तो बीएड की जो ट्रेनिंग है वो इसी सारी चीज़ों को, टीचिंग मेथड्स को, आपको किस तरह से आपको बच्चों को समझाना है, किस तरह से उन्हें आपके पास जो ज्ञान है उसे किस तरह से आपको देना है, इन सारे बातों पर डिपेंड होता है। तो ये हम देखते हैं कि जिस तरह से अपने ज्ञान को पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। ठीक है, किसी भी टीचर के लिए यदि उसके पास ज्ञान है तो उसे जो है पहुंचाना उसके लिए बहुत बड़ी कला होती है। जैसे नदियों, हम देखते हैं कि इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। नदियों से सिंचाई हेतु नहरें निकाली जाती है। ठीक है, नदियों से जब हम सिंचाई करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं, नहर निकाल कर हम खेतों तक पानी को पहुँचाते हैं। तो उसी तरह ये इस विधि से हम क्या करते हैं कि खेत में पानी पहुँचाते हैं और हम अपने फसलों की पैदावार को बढ़ाते हैं। लेकिन यदि नहर नहीं निकालेंगे और खेत तक पानी नहीं पहुंचाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा, अधिकांश जो जल है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो इसी तरह से
जितना जितना पानी चाहिए उतना हम नहर में छोड़ देते हैं, और लोग जो है, जो भी कृषक हैं, खेती करने वाले हैं, वो अपने खेती के लिए वो सारे चीज़ जो हैं वो दे देते हैं, यूज़ कर लेते हैं। जितना उनको चाहिए रहता है उतना वो लेते हैं, बाकी जल जो है वहीं के वहीं रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जल के माध्यम से खेतों की में सिंचाई की जाती है। उसी प्रकार यदि हम उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, तो हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, ठीक है ना, तो एक कृषक, एक सिंचाई, एक नदी और नहर को जो है शिक्षक से तुलना किया गया है कि छात्रों को शिक्षक जो है छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। तो शिक्षक के द्वारा जब छात्रों को ज्ञान दिया जाता है तो उसे उचित विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि उचित विधि का प्रयोग नहीं करते हैं तो उनका ज्ञान जो है व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि पूरे विद्यार्थियों को वो सारी चीज़ें जो है समझ में नहीं आ सकता। इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षण को अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए एक उचित व्यवस्था जो है उसको रखना है, और उसे इस विधि के द्वारा बच्चों को बताया जाए, जिससे बच्चे जो है आसानी से और सरलता से समझ सके। तो यह हमको एक किसी भी टीचर को यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं कि शिक्षण विधि का अर्थ, किस तरह से आपका शिक्षण विधि का अर्थ होता है। मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड, किस तरह से आपका जो है टीचिंग मेथड होता है। तो टीचिंग मेथड में दो शब्दों का बोध होता है। टीचिंग मेथड में क्या होता है, दो शब्दों का बोध होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला जो है आपका शिक्षण होता है, दूसरा होता है विधि, कि हम किस विधि से शिक्षण कराते हैं। तो शिक्षण का तात्पर्य जो है क्लास कक्षा के जो शिक्षण से है, शिक्षक विषय वस्तु को छात्रों तक पहुंचाता है। ठीक है, जो भी शिक्षक हैं वो आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी विषय वस्तु रहते हैं उसे क्या करते हैं, बच्चों तक पहुंचाते हैं। जबकि विधि का तात्पर्य होता है, विधि का जो हम टीचिंग मेथड का मतलब निकालते हैं, तो उसका तात्पर्य होता है कि क्रमबद्ध नियोजन के रूप में वो सहयोग उससे हम लेते हैं। और इसी तरह वह जो है शिक्षण विधि कहलाती है, जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु छात्रों को सरलता से एवं शीघ्रता से वो पहुंच जाता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि शिक्षण आपकी शिक्षण विधियाँ, जो भी शिक्षण विधियाँ होती हैं उसके पाठ्य वस्तु में प्रस्तुतिकरण का तरीका होता है। हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी शिक्षण विधियाँ होती हैं, उसमें पाठ्य वस्तु, जिस तरह से हम पाठ्य वस्तु देखते हैं उसमें प्रस्तुतिकरण का बहुत सारा तरीका होता है। पाठ्य वस्तु में प्रस्तुतिकरण के अनेक तरीक़ों का हम यूज़ करते हैं, और जिस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण में जिन मेथड का हम उपयोग करते हैं वह शिक्षण विधि कहलाते हैं, यानी कि टीचिंग मेथड कहलाते हैं। जैसे केवल व्याख्यान के द्वारा हम इस पाठ्य वस्तु का जो है पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, जब आप लोगों को नेक्स्ट सेम में आप जाएंगे फर्स्ट से सेकंड में, तो आप लोगों को टीचिंग की स्किल बताई जाएगी, माइक्रो टीचिंग स्किल जिसे कहते हैं। उसमें आपको 8 प्रकार की स्किल समझाई जाती है। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे लिए एक जो महत्वपूर्ण स्किल होता है वो क्या होता है, लेक्चर मेथड होता है। आपका जो है व्याख्यान स्किल यानी लेक्चर स्किल होता है, आपका एक्सप्लेनिंग स्किल होता है। तो इसी तरह से हम अधिकतर देखते हैं कि हम बहुत अधिक हर आपका सब्जेक्ट में हम इस एक्सप्लेनिंग स्किल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमको हर जगह जो है यदि हम प्रदर्शन करते हैं, कोई प्रोजेक्ट दिखाते हैं, तब भी हमको उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ किस तरह से हम इसका टीचिंग मेथड का सहयोग अपने टीचिंग के लिए ले सकते हैं, और हम उससे जो है बच्चों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसमें जैसे हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। ठीक है, डिस्कशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। और उसके अलावा किसी प्रोजेक्ट, हम बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं। बच्चे यदि प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनको जो है ज्ञान प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ समस्या समाधान, यदि हम बच्चों को कोई छोटी मोटी सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग प्रॉब्लम देते हैं तो उसे जो है वो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं,
कार्य करते हैं। तो इस तरह क्रिया किस तरह से उस पे वो एक्शन लेते हैं और इसके साथ साथ पाठ्य पुस्तक की भी किस तरह से वो जो है सहायता लेकर अपने कार्य करते हैं। इसके साथ साथ बहुत अच्छी बात है कि सोर्स, कि हमारे पास किन किन तरह के सोर्स होने चाहिए, कि उन सोर्स से हम जो है किस तरह अपने लर्निंग मेथड को, टीचिंग जो हमारे स्किल है उसे हम जो है हम बहुत सरल इजी बना सकते हैं। तो इसके लिए हम कभी कभी अब देखते हैं कि हम जो है एजुकेशनल विजिट पे जाते हैं, शैक्षणिक भ्रमण पे जाते हैं, और इसके साथ साथ आपके सोशल साइंस या हम अन्य सब्जेक्ट की बुक यदि देखते हैं तो उसमें जो है कहानी होता है कि किस तरह से हम कहानी करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि सर्वे किस तरह से हम कुछ डाटा जो है हम इकट्ठा करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हमको जो है ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ है। और आपका प्रदर्शन के हम बहुत सारे एग्जीबिशन लगाते हैं, जैसे साइंस की क्लास हम मानते हैं, देखते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है कि किस तरह से जो है साइंस में हम एग्जीबिशन लगाते हैं और देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम टीचिंग मेथड के रूप में उपयोग करते हैं। शिक्षक जो है अपनी सहायता के लिए इन सारे उपयोग मेथड का यूज़ करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम यदि जॉन डीवी का परिभाषा देखते हैं, ठीक है ना, जॉन डीवी के शब्दों में यदि हम देखते हैं तो उन्होंने कहा है निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की रीति ही होती है। हम कभी हम देखते हैं कि आप लोग जैसे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आप जितना मेहनत करेंगे तो आप क्या करते हैं, आप रिज़ल्ट देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट किस तरह से आया और हम उसमें कितना परसेंट लाए हैं। तो इस तरह से हम कोई भी कार्य करते हैं, यदि हम पढ़ाते हैं तो उसमें हम भी देखते हैं कि इतने सारे बच्चों को कितने समझ आया और कितने आसानी से वो इन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। तो ये रहा आपका जो है टीचिंग मेथड से हम किस तरह से अपने टीचिंग को आगे कर सकते हैं, उनकी स्किल में हमको एक टीचर को किस तरह से मदद होती है। तो इसके लिए हम बहुत सारे विधि देखते हैं, जैसे व्याख्यान विधि है, योजना विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है, ये सारे इसके हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखें उससे पहले शिक्षण विधियों की कुछ विशेषताएँ देख लेते हैं कि हम किन परिस्थितियों में इन विधियों का जो है यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है आपका शिक्षण विधियों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। पहला है आपका विद्या शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का माध्यम होती है। हम किसी भी तरह के कोई भी मेथड के अनुरूप यदि हम टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस करते हैं तो हमारा उसका मेन उद्देश्य होता है कि हम उद्देश्यों को प्राप्त करने का वह माध्यम होता है। नेक्स्ट है यह संपूर्ण कालखंड या कक्षा अवधि में एक ही रहता है, क्योंकि यदि हम मान लो मैथ से पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन स्किल से यदि हम पढ़ाते हैं तो हम उसी मेथड से, या हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड में लिखने के साथ साथ हम एक्सप्लेन भी करते हैं। तो ये सारे मेथड के अकॉर्डिंग जो है हम पढ़ाते हैं। और उसके बाद है आपका केवल विधि का प्रयोग नहीं, बल्कि विधि का प्रयोग यदि अप्रभावी है और बोझिल हो जाता है तो उसके साथ साथ हम सब मेथड का या अन्य उसके साथ और प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। प्रविधियों जैसे मैं आप लोगों को किसी भी चीज़ को दिखाऊंगी, यदि ये पेन है सपोज़, ठीक है, मैं एक्सप्लेन स्किल से आप लोगों को जो है एक्सप्लेन स्किल पढ़ा रही हूँ, ये हमारा टीचिंग मेथड हो गया। लेकिन मेरे पास ये क्या है, सब ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने क्या ले लिया है, पेन ले लिया है। तो ये पेन को मैं आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट के लिए दिखा रही हूँ। मैंने कहा है कि इस पेन के बारे में आज हमको पढ़ना है, तो आप देखोगे कि ये मैडम जो है इस पेन के बारे में क्या विशेषता बताने वाली। तो इससे क्या होता है, हम यदि उसके सब मेथड पे काम करते हैं तो बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है कि आगे जो है हमको किस तरह की चीज़ों को सीखना होगा, ये किस तरह की चीज़ें जो है टीचर बताने वाले हैं। तो इंटरेस्ट पैदा होता है, इसलिए भी टीचिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ
आपकी जो पाठ्य विधि है उसमें अनेक प्रविधियों का भी प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि टीचिंग हमारी शिक्षण जो प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस है, उसे इजी बनाने के लिए हम जो है टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं और सब मेथड को यूज़ करते हैं। उसके बाद है पाठ्य वस्तु की प्रकृति के अनुसार विधि में परिवर्तन किया जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो पाठ्य पुस्तक है, हमारे पास जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक रहती है, तो उसे हम पढ़ने के लिए बहुत सारे परिवर्तन भी हम उसमें जो है सपोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विधि एक सामान्य संरचना होती है। विधि जो है आपका एक सामान्य संरचना होती है जिसका प्रयोग हम प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा एक समान किया जाता है और प्रविधि का चयन जो है व्यक्तिगत भिन्नता के आधारित पर होता है। जैसे एक टीचर है तो हम सपोज देखते हैं कि सारे टीचर कौन से मेथड से पढ़ाते हैं, ज़्यादातर वो एक्सप्लेनिंग स्किल या आपका जो है लेक्चर मेथड, इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हर किसी को जो है एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेक्चर देना पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ वो टीचर के ज्ञान पे, टीचर का जो आपका नॉलेज है वो किस तरह की उसमें सब मेथड या ऑब्जेक्ट का यूज़ करे कि बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो ये टीचर की अपनी क्वालिटीज़ और अपने जो है ज्ञान, उनके नॉलेज पे वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बच्चों को इजी वे पे वो समझा सके। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि शिक्षण विधियों के अभी हमने देखा विशेषताएं और उसके बाद है शिक्षण विधियों का महत्व एवं उपयोगिता। शिक्षण विधियों का महत्व एवं उपयोगिता, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग मेथड। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग मेथड। पहला है इसमें पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण। पहला आपका जो पॉइंट है वो है पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण। आपका प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, किस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं अपने कंटेंट को। तो शिक्षण विधियों का यदि हम प्रमुख उद्देश्य देखते हैं तो आपके पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है। शिक्षण विधि पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना, हमारा जो शिक्षण मेथड है, टीचिंग मेथड है, वो हम किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं उसके लिए वो हमें हेल्प करता है। और नेक्स्ट है प्रभावी प्रस्तुतिकरण। प्रभावी प्रस्तुतिकरण क्या होता है? इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन। किस तरह से इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन होता है? तो हम शिक्षण विधि के द्वारा, हमारा जो टीचिंग मेथड है उसके द्वारा हम शिक्षण की जो पाठ्य वस्तु है, जो हमारे सिलेबस में है, हमारे जो टॉपिक है, उसको हम किस तरह से, एक टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कितने इफ़ेक्टिव तरीके से प्रेजेंटेशन, यानी टीचर जो प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो बच्चों पे कितना होता है। इसके लिए मैंने यही कहा ना कि बार बार आपको हम माइक्रो टीचिंग में वो सारी स्किल बताएंगे कि आप किस तरह से अमेजिंग करा सकते हैं। हर टॉपिक पे आप एक ही मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आपके पाठ्य पुस्तक में अलग अलग टॉपिक होता है, उसी तरह से आपको जो है अलग अलग टीचिंग मेथड एवं उसके सब मेथड को जो है ऑब्जेक्ट को आपको यूज़ करना पड़ता है। तो ये आपका टीचर पे डिपेंड करता है, उसकी क्वालिटीज़ पे डिपेंड करता है कि वो अपने ये सब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है, जो आपके टॉपिक है, उसे किस तरह से वो क्लियर करे बेसिक कॉन्सेप्ट को, और उसमें ऐसा कौन सा मेथड, सब मेथड्स को यूज़ करें जिससे बच्चों को जो है आसानी से, सरलता से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है आपका रोचकता। रोचकता मतलब आपका होता है इंटरेस्टिंग। किस तरह से इंटरेस्टिंग होता है? हम शिक्षण विधि के द्वारा जो भी हम प्रेजेंटेशन देखते हैं उसके दौरान शिक्षक अनेक ऐसे सब मेथड का यूज़ करते हैं। फिलॉसफी, हमारे जो है साइकोलॉजी और फिलॉसफी जो आपके सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कभी कभी लगता है कि हमको कोई चीज़ें जो है पता रहती है तो उसके साथ हम उसको कनेक्ट करके, कोरिलेटेड करके हम आगे उसके बारे में बहुत गहराई से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह एक टीचर भी अपने बच्चों को या छात्रों को उसी तरह से ज्ञान प्रदान करता है। हर चीज़ को वो अपना जो रियल ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड करके, उसके बाद उससे जो है बच्चों को जो है, जैसे मैं अभी कहूँगी कि
हम अजंता एलोरा की गुफा देख सकते हैं, वहाँ क्या क्या है। तो सपोज़ हम अभी के अभी वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन हमको जब भी जाने का मौका मिले या हम अपने दिमाग में एक अमेजिंग कर सकते हैं कि अजंता एलोरा की गुफा में कौन सी शैली में वो गुफा का निर्माण हुआ है और वो गुफा कैसा है। तो इस तरह से हम अपने आप में एक अमेजिंग क्रिएट करते हैं और उसके साथ साथ हम जो है पढ़ाई में हमको क्या होता है, इंटरेस्ट आने लगता है। जैसे हम पढ़ाई में बोझिल होते हैं या बोर होते हैं, तो उससे हमारा ये जो सब मेथड है और टीचिंग मेथड है, ये उसे जो है हटाने का प्रयास करते हैं और इंटरेस्ट बच्चों में जागरूकता और रोचकता, इंटरेस्ट जगाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षक को सहायता। ये जिस तरह से एक टीचिंग मेथड और आपका सब मेथड को प्रयोग करके किसी भी टीचर के द्वारा जब पढ़ाया जाता है, लर्निंग प्रोसेस को बताया जाता है, तो इस तरह की चीज़ों को हम देखते हैं कि शिक्षण विधि द्वारा शिक्षक को अनेक दृष्टिकोण में सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, वो बहुत सारे दृष्टिकोण में सहायता प्राप्त होती है उनको, और वो छात्रों के मानसिक स्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और एक क्रमबद्ध तरीके से उसे जो है प्रेजेंटेशन उनका देते हैं या उसे वो समझाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक मतलब क्या होता है, साइकोलॉजिकल। किस तरह से शिक्षण विधि जो है ये पूर्णतः आपका मनोवैज्ञानिक यानी आपका साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल सिद्धांत थ्योरी है और जिसका प्रयोग कक्षा शिक्षण में कक्ष को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। यह छात्रों के मानसिक स्तर, जैसे मैंने हर बार अपने हर क्लासेस में ये कहा है कि हमारे क्लास में डिफरेंट तरीके के बच्चे होते हैं। ठीक है, सारे इंटेलिजेंट नहीं होते, कुछ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ वीक होते हैं। तो उन सारे लोगों को हमको किसी भी टीचर को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। तो उसके लिए वो पहले उनकी मानसिकता, उनकी साइकोलॉजी को समझता है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है टीचिंग मेथड और सब मेथड का जो है चयन करता है और उसके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक पे वो प्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, ये होता है आपका। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि एक टीचर को बच्चों के साइकोलॉजी या मानसिक स्तर का ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है इसमें उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक। किस तरह से उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है, तो हेल्पफुल इन अचीव ऑफ एम। किस तरह से हमारे अचीविंग को जो है हेल्प मिलता है। तो प्रत्येक शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को शीघ्रता और सरल ज्ञान जो प्रदान करना होता है और सरलता से जो है बच्चे सीख जाएं। ये हर टीचर को जो है एक लगता है कि बच्चे जो है बहुत आसानी से किसी भी टॉपिक, किसी भी पॉइंट को वो समझ जाए। तो इसके लिए वो अनेक विधियों और सब विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका टीचिंग मेथड है एवं सब मेथड है, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ज्ञान का स्थायीकरण, स्टेबिलिटी ऑफ नॉलेज। ज्ञान का स्थायीकरण किस तरह से होता है, शिक्षण विधियों के माध्यम से यदि हम छात्रों के मानसिक स्तर को और पाठ्य वस्तु की जटिलता को हम जो है बहुत ही ध्यान रखते हैं। उचित शिक्षण विधि के द्वारा जो है छात्रों की मस्तिष्क में यदि हम सही जो है टीचिंग मेथड एवं हम सब मेथड यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों के मस्तिष्क में हम उस ज्ञान को स्थायी रूप से हम दे सकते हैं या वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। तो ये आपका रहा शिक्षण विधियों का महत्व एवं उपयोगिता। और इसके बाद है आपका जो है ज्ञान का स्थायीकरण। ज्ञान का स्थायीकरण में वही है कि किस तरह से शिक्षण विधियों के माध्यम से छात्रों में मानसिक स्तर का और पाठ्य वस्तु की जटिलता का विशेष ज्ञान रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है, देखा जाता है कि वो किस तरह से जो है समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सामाजिक अध्ययन में शिक्षण की विद्या। हम देखते हैं कि हम सोशल साइंस में कौन कौन मेथड्स, टीचिंग मेथड एवं सब मेथड का प्रयोग करते हैं। तो मेथड्स ऑफ जो है सोशल स्टडीज टीचिंग, तो हम सोशल स्टडीज़ के लिए कौन कौन सी टीचिंग मेथड एवं सब मेथड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्यतः हम जब कोई भी पढ़ाई करते हैं तो वो शिक्षक एवं छात्र दोनों पर निर्भर होता है। ठीक है, तो इसमें शिक्षण विधियों को दो भागों में बांटा जाता है।
है। पहला है आपका शिक्षक केंद्रित विधि, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। ठीक है, ये थोड़ा सा भी आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा इसके बारे में जो है आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। पहला है आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। आपका जो फर्स्ट है टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड, टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड मतलब टीचर पर डिपेंड होता है। दूसरा है छात्र केंद्रित शिक्षण विधि, छात्र केंद्रित शिक्षण विधि किस तरह से, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड। अब हम देखते हैं कि किस तरह से आपका जो है शिक्षक केंद्रित टीचिंग विधि होती है या शिक्षण विधि होता है। तो इस विधि के आधार पे केंद्र बिंदु जो होता है वो टीचर होता है। जब कोई प्रेजेंटेशन, किसी भी पार्ट का प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो जिस शिक्षण विधि से शिक्षक पर वो आश्रित होता है। इसमें छात्र के द्वारा किसी भी प्रकार का स्वयं क्रिया न करके शिक्षक के निर्देशों का पालन किया जाता है और ऐसी विधियों को ही हम क्या कहते हैं, शिक्षक केंद्रित विधियां कहते हैं। जैसे इसमें दो प्रकार की आपकी विधि हैं, इसे हम परंपरागत शिक्षण विधि भी कहते हैं। ठीक है ना, जो शिक्षण केंद्रित विधि होती है इसे हम परंपरागत भी कहते हैं, जिसमें पाठ्य पुस्तक विधि होता है, टेक्स्ट बुक मेथड होता है, क्योंकि बिना टेक्स्ट बुक के, बिना पाठ्य पुस्तक से कोई भी टीचर जो है आपको पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं। दूसरा है व्याख्यान विधि अथवा भाषण विधि। ठीक है, व्याख्यान विधि एवं भाषण विधि मैंने अभी बताया, लेक्चर मेथड। हर टीचर को जो है हर सब्जेक्ट में थोड़ा ना थोड़ा उनको लेक्चर देना ही पड़ता है। तो इस तरह से ये इसके बिना जो है, दो तरीक़ों के बिना आपका जो है टीचिंग कंप्लीट नहीं हो पाता है। उसके बाद छात्र केंद्रित शिक्षण विधि, छात्र केंद्रित शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है कि इस मत के अनुसार यदि हम देखते हैं कि शिक्षण का जो भी आधार एवं केंद्र होता है, शिक्षण का जो भी आधार और केंद्र होता है वो किस तरह से होता है, विषय वस्तु और पाठ्य पुस्तक दोनों को छात्र के द्वारा जो है शिक्षक की अनुपस्थिति में ग्रहण किया जाता है और छात्र स्वयं कक्षा शिक्षण में सक्रिय होते हैं। हमने देखा पहला कि आपका शिक्षक है तो शिक्षक उसके लिए इम्पोर्टेंट्स होते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि आपका छात्र केंद्रित, तो छात्र केंद्रित में छात्र जो है क्लास में यदि टीचर पढ़ाते रहते हैं तो वो बिल्कुल एक्टिव रहते हैं और जो है स्वयं के द्वारा उनके लिए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि किस तरह से वो महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसमें फिर हम देखते हैं कि बच्चे अपने उद्देश्य का निर्धारण, जो भी उनको अपने एम तक उनको पहुंचना है, तो उनके लिए बच्चों को एक्टिव रहना बहुत ही आवश्यक है। और इसी विधि को हम कहते हैं जो है छात्र केंद्रित विधि। इस विधि में केवल जो है शिक्षक पथ प्रदर्शक बनता है, क्योंकि बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार क्या करते हैं, टीचर सिर्फ उन्हें गाइडलाइन देते हैं और बाकी जो है छात्रों के मानसिकता, उनकी जो साइकोलॉजिकल होती है और उनका इंटरेस्ट होता है वो तय करता है कि बच्चा कितना पढ़ेगा, बच्चों में कितनी रुचि है और वो आगे क्या कर सकता है, क्योंकि टीचर इसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को फिर मोटिवेट करते हैं और उनको गाइडलाइन प्रदान करते हैं। फिर इसमें अब हम देखते हैं कि छात्रों की मानसिक स्तर और योग्यता में किस किस चीज़ों को महत्व दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सेकंड है आपका वाद विवाद विधि, डिस्कशन मेथड। थर्ड है योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। फिर है प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। फिर आपका है निरीक्षित अध्ययन विधि, सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड, किस तरह से सुपरविज़न किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, सोशलाइज्ड रिलैक्सेशन आपका मेथड। फिर उसके बाद है आपका इकाई विधि, किस तरह से इकाई विधि है, यूनिट मेथड है।
स्रोत विधि, सोर्स मेथड, और आपका कहानी कथन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड, कि हम कहानी कथन के माध्यम से किस तरह से, ये आपके सोशल साइंस, सोशल स्टडी में हम इतने प्रकार के जो हैं विधियों का उपयोग कर सकते हैं। फिर है आपका आगमन निगमन विधि, किस तरह से आगमन निगमन विधि होता है, तो आपका जो है यहाँ पर इंडक्टिव एंड डिटेक्टिव मेथड, क्रियात्मक विधि, एक्टिविटी मेथड, अभिक्रमित अनुदेशन, और इसके साथ साथ है मस्तिष्क विप्लव, कि हमारा मस्तिष्क किस तरह से काम करता है। जैसे इतने सारे मैंने आप लोगों को मेथड के नाम बताएं, तो ये अपने आप में एक तरह का सफिशिएंट है कि इसमें मुझे लगता है कि डिफ़ाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप सभी लोग सारे जानते हैं कि समस्या जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है। हम बच्चों के सामने कोई भी तरीका का यदि प्रॉब्लम करते हैं तो उनको हम बच्चों को छोड़ देते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व करे, इसके लिए टीचर उन्हें क्या करते हैं, गाइडलाइन प्रदान करते हैं। तो इस तरह के ये सारे मेथड के अकॉर्डिंग जो है टीचिंग कराई जाती है, सोशल साइंस की स्टडी होती है। इसमें हम अब देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक विधि, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक विधि एक आपका बहुत इम्पोर्टेंट्स है, क्योंकि हम सोशल स्टडी का की जब बात करते हैं तो बिना हम बुक के जो है सोशल स्टडी नहीं कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में हम बिना बुक के, बिना सिलेबस के, बिना पाठ्य पुस्तक के, टेक्स्ट बुक के हम कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सारे सब्जेक्ट वालों के लिए एक जो टीचिंग मेथड है वो आपका है कि किस तरह से हम टेक्स्ट बुक मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये जो है आपके पाठ्य पुस्तक विधि जो है पाठ्य पुस्तक पर आधारित होती है। संपूर्ण जो शिक्षा की व्यवस्था इसे आधार बनाकर या इसे आधार मानकर संचालित होती है, ठीक है। इसके बाद इस विधि में पाठ्य पुस्तक का अधिक महत्व होता है। क्यों होता है अधिक महत्व? क्योंकि वर्तमान और प्राचीन काल से हम देखते हैं कि प्राचीन काल से अभी तक वर्तमान में इसी विधि का प्रयोग जो है अस्तित्व में है और इस विधि का प्रयोग किया जाता है। पाठ्य पुस्तक के आधार पे छात्र के समक्ष ये पाठ्य पुस्तक एक मार्गदर्शक का काम करता है। टीचर के लिए भी टीचर जो है पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई बातों को सरलता और आसानी से बच्चों तक पहुंचाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है इसके अनुसार आदर्श वचन, अनुकरण वचन, गृह कार्य और ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को दिया जाता है। क्योंकि यदि हम हिंदी में जब कोई भी टीचर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं हिंदी में, हम खुद 1 लाइन 2 लाइन पढ़ के बताते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, बच्चों को जो है हम टोटल उनको बुक को पढ़ने के लिए कहते हैं। तो वो वहाँ पर उसका हो जाता है कि किस तरह से बच्चा जो है पढ़ने में उसकी स्किल डेवलप होती है। तो हम टीचर का जो एक रोल प्ले होता है वो ये होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारे पाठ्य पुस्तक के बिना हम जो है टीचिंग नहीं करा सकते हैं। वो आपके टीचर और बच्चे के लिए दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसकी पाठ्य पुस्तक की विधि जो है उसमें हम उसका बेनिफिट देख लेते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। तो इसमें पाठ्य पुस्तक में एक सुनियोजित एवं आपका सुगठित होता है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक सामग्री जो है सुनियोजित एवं आपका सुगठित होता है। किस तरह से? इट प्रेजेंट कंटेन in a well planned and well organized manner। तो एक तरह पूरे बुक में हमको क्या पढ़ना है वो क्रमबद्ध तरीके से उसमें लिखा होता है। दूसरा है कि यह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुकूल होती है, यह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुकूल होती है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट। जब हम देखते हैं कि किसी बच्चे को क्या कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है तो ये पाठ्य पुस्तक बच्चों की आवश्यकता के अकॉर्डिंग होती है। फिर नेक्स्ट है, यह अध्यापक का शिक्षण कार्य में मार्गदर्शन करती है। जब कोई अध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें ये मार्गदर्शन प्रदान करती है। किस तरह से? तो देखते हैं, इट गाइड द टीचर इन हिज टीचिंग वर्क। ओके, नेक्स्ट है, यह प्रयोगात्मक कार्य हेतु निर्देश देते हैं, यह प्रयोगात्मक कार्य हेतु निर्देश देते हैं। इट गिव्स इंस्ट्रक्शन फॉर प्रैक्टिकल यूज ऑफ मटेरियल।
अगला है वह शिक्षण स्तर में समरूपता उत्पन्न करती है। हम पाठ्य पुस्तक की जो है विशेषता और लाभ देख रहे थे। तो यह शिक्षण स्तर में समरूपता उत्पन्न करती है। इट ब्रिंग यूनिफॉर्म अनफॉर्मेलिटी इन टीचिंग स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड, टीचिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, सॉरी, टीचिंग स्टैंडर्ड है कि हम किस तरह से स्टूडेंट को क्या करते हैं। तो ये इट्स गिव्स फॉर आपका प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ मटेरियल। देखिए, फिर शिक्षण स्तर में समरूपता उत्पन्न करना मतलब आपका है कि इट ब्रिंग्स अनफॉर्मेलिटी इन टीचिंग स्टैंडर्ड, कि किस तरह के टीचिंग स्टैंडर्ड होता है कि हम किस मेथड से हम अपने प्रेजेंटेशन को स्टैंडर्ड बना सकते हैं और बच्चों को आसानी से समझ आ सकता है। तो इसके लिए भी पाठ्य पुस्तक बहुत ही आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है, यह पाठ्य पुस्तक या पाठ्य सामग्री को संतुलित रूप में प्रदान करती है, प्रस्तुत करती है। संतुलित रूप में प्रस्तुत करती है मतलब इट प्रेजेंट द कंटेंट्स इन आपका बैलेंस्ड फॉर्म, किस तरह से सारे चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। तो ये आपका पाठ्य पुस्तक का जो है लाभ हो गया, उपयोगिता हो गया। हम देखते हैं, मैंने बार बार आपकी क्लास में कहा कि कुछ भी कोई भी चीज़ें होती है, हर कार्य के पीछे आपका दो व्यूज़ होते हैं। पहला हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव व्यूज़ होता है और एक आपका नेगेटिव होता है। तो जहाँ लाभ होते हैं वहाँ हम यदि कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ पर फिर उसकी आलोचनाएँ भी होती है। तो पाठ्य पुस्तक की जो हमने लाभ देखा, इसके साथ साथ बहुत सारे इसमें दोष भी है। तो हम देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ टेक्स्ट बुक मेथड, किस तरह से इसका जो है लिमिटेशन होता है। तो हम देखते हैं कि कभी कभी बच्चों को हम पाठ्य पुस्तक विधि से पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, रट्टू तोता हो जाते हैं, रटन प्रवृत्ति उनमें जो है बढ़ जाती है, ठीक है। तो इससे रटन प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। हम देखते हैं इट इनक्रेज क्रेमिंग, कि बच्चे अधिकतर पाठ्य पुस्तक से कभी वो समझने का प्रयास नहीं करते हैं। जब बच्चे समझते हैं तो उनके माइंड को वो अपने आप में थोड़ा सा क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, अपने माइंड को प्रेशराइज्ड करते हैं। और ये यदि पाठ्य पुस्तक में सारा चीज़ दिया गया है, पॉइंट सब कुछ दे दिया गया है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसे जल्दी जल्दी वो रट लेते हैं। लेकिन रटा हुआ चीज़ जो है हमें हमारे दिमाग में स्थायी रूप से वहाँ पर केंद्रित नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। लेकिन जब हम कोई भी चीज़ को समझ के पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो ज्ञान जो है स्थायी रहता है। नेक्स्ट है, इनमें अशुद्धियों की संभावना होती है। किस तरह से इनमें अशुद्धियों की संभावना होती है, तो देयर इज़ वेरी पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक इन इट, कि हम बहुत सारे इसमें जो है कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे हार्ड होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो इस तरह से ये पाठ्य पुस्तक विधि का दोष होता है। नेक्स्ट है, इसमें यह व्यापक दृष्टिकोण के विकास में सहायक नहीं है। इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ वाइड आउटलुक, कि हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हम पाठ्य पुस्तक, कभी कभी हमने कहा है कि पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई बातों के अकॉर्डिंग हम उनके आगे जो है जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये इसमें कितनी सच्चाई है। तो हम नहीं कह सकते कि ये हमको गुड आउटलुक देता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक दोषपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, इसमें वांछित विस्तार का अभाव होता है। किस तरह से वांछित विस्तार का अभाव होता है, इट आपका लैक्स डिटेल्ड आपका डिस्क्रिप्शन, कि हमको सही डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, हमको किस वे पे काम करना है, किस वे पे हमको जानना है, इसलिए भी हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस स्थिति में ये हमारे लिए दोषपूर्ण काम करता है। फिर नेक्स्ट है आपका, पाठ्य पुस्तकों में अत्यधिक निर्भरता। कुछ बच्चे देखते हैं कि जो रट्टू तोते जैसे होते हैं या रटंतु प्रवृत्ति के होते हैं, तो आपका ओवर डिपेंडेंट ऑफ टेक्स्ट बुक, क्योंकि हमारा हर चीज़ जो है टेक्स्ट बुक में हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको क्या करना चाहिए, हमारे दिमाग को भी थोड़ा सा जो है एक्टिव करना चाहिए। तो कुछ बच्चे क्या है, जितनी पुस्तक में लिखी हुई बातें उसे तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसको अपने शब्दों में और अपने ज्ञानों में समझने की कोशिश नहीं करते हैं।
फिर नेक्स्ट है विद्यार्थियों की सक्रियता का अभाव। किस तरह से विद्यार्थियों की सक्रियता का अभाव होता है? इट लैक्स एक्टिवेट पार्टिसिपेंट्स ऑफ स्टूडेंट। जब बच्चे क्या है, यदि हम ग्रुप में कक्ष में कुछ कार्य करा रहे हैं तो बच्चे उसमें क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। लेकिन सारे बच्चों को पता है कि मैडम जो पढ़ा रही है ये तो बुक में पूरा दिया हुआ है, तो हम लेक्चर मैडम की क्यों अटेंड करें, हम क्यों सुने, हमारा जो है इतना टाइम हम क्यों बर्बाद करें। ठीक है, एक ये मेंटलिटी बन जाती है कि हमारे पास तो जो बुक है, क्योंकि बिना बुक के टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ बच्चों में ऐसी भावनाएं होती है, तो बच्चा अपने आप को एक्टिव नहीं रखता। यदि वो क्लास में बैठा है तो वो क्या रहता है, बॉडी प्रेजेंट रहती है लेकिन माइंड क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड होता है। तो ऐसे बच्चे जो है अपने आप को एक्टिव नहीं रखते। यदि जो बच्चे अपने आप को एक्टिव रखते हैं कि टीचर की बात को सुनते हैं, उसके साथ साथ जाके वो यदि अपनी टेक्स्ट बुक को रिवाइज करते हैं तो वो उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाते हैं और वो ज्ञान उसका जो है स्थायी रहता है। अब ये आपके कुछ विधि हैं जिनके हमने देखा टेक्स्ट बुक में जिनके लाभ होते हैं और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे दोष भी होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका मेथड आता है, वो है सोर्स मेथड। इस स्रोत विधि सामाजिक विज्ञान में हम जो देखते हैं वो आपका है कि किस तरह से सोर्स मेथड होता है। सामाजिक अध्ययन में ये बहुत ही प्रभावशाली इफ़ेक्टिव आपका मेथड है। इस मेथड को हम मुख्यतः इतिहास यानी हिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। इतिहासकार जो है उनके लिए संभव नहीं होता है कि आके हम वापस उनमें उनके लिए बुक में जो लिखी गई, जैसे हम अकबर बीरबल की कहानियाँ पढ़ते हैं, ठीक है, अलाउद्दीन चिराग पढ़ते हैं और आपका जो है मुग़ल शासक पढ़ते हैं, गुप्त साम्राज्य पढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमको जो बुक में लिखी हुई है उसके बारे में, यदि हम पर्यावरण में मैथ्स और साइंस में हम बात करते हैं तो मैथ्स और साइंस जो है कहीं ना कहीं हम उसकी लाइफ में हम उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन क्या ये अकबर बीरबल मौर्य साम्राज्य और आपके हम जितने सारे हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं तो उसे हम किस तरह से पढ़ते हैं, एक्चुअली हम इसे सिर्फ सोर्स मेथड के अकॉर्डिंग ही हम इसे नॉलेज हमको ये नॉलेज होता है और हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसके लिए हमें जो है जो साक्ष्य प्रमाणित मिलते हैं हमको, जो हमने देखे हैं इतिहास में, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे जान पाते हैं। तो स्रोत का जो है प्रकार किस तरीके से होता है, तो मैंने इससे पहले की क्लास में भी आपको बताया है कि ये सोर्स आपके मौलिक स्रोत होते हैं और सहायक होते हैं। आपका प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स में क्या होता है कि जैसे कोई आपका स्मारक है, सिक्के हैं, यंत्र है, वस्तु है, मानव है, कंकाल तंत्र है, आज्ञा पत्र है, आदेश, संविधान, संधियाँ, न्यायालय एवं बहुत सारे, जैसे मैंने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हमने जाके मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में ये सारी चीज़ें देखे क्या, नहीं, हम उसको किताबों में देखे हैं। उनकी मातृ देवी की मूर्ति है, नटराज की मूर्ति है, बड़े बड़े स्नानागार थे। तो ये सारी चीज़ हमने क्या है, सोर्स है ना ये, तो ये हमारे लिए प्राइमरी सोर्स है। नेक्स्ट जो है आपका सहायक सोर्स, जो हम सेकेंडरी सोर्स के रूप में जानते हैं। तो इसके अंतर्गत उस समय जो पुस्तकें लिखी गई थी, जीवन चरित्र, आत्मकथाएं, ये सारे हमारे यात्रा विवरण और ये सारे, जैसे हम देखते हैं कि चीनी यात्री फाहियान का भारत में कब आना हुआ, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, कब हुई और किस तरह से उन्होंने शासन किया, फिर किस तरह से हमको जो है स्वतंत्रता संग्राम के लिए हमने आंदोलन किए। तो ये सोर्स विधि के कुछ आपके स्टेप हैं, पद हैं, उसे आप देख लीजिए। सोर्स विधि के जो आपके स्टेप ऑफ सोर्स मेथड, आपके स्रोत विधि के जो पद हैं, पहला है अध्यापक द्वारा विषय वस्तु या प्रकरण का चयन करना चाहिए। हम किस तरह की बातों को बताएं, ये टीचर जो है उसे चयन करते हैं। नेक्स्ट है प्रकरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के स्रोतों का चयन। हम जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसमें हम किस तरह के सोर्स, यानी जैसे हम मान लो ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में बता रहे हैं तो हम आपको क्या बताएंगे, दिल्ली का लाल किला बताएंगे,
कुतुब मीनार बताएंगे और आपका फतेहपुर सीकरी बताएंगे। तो हर टीचर के द्वारा उन सारे ऑब्जेक्ट के बारे में जिस टॉपिक से आप पढ़ा रहे हैं उनका चयन करना होता है। नेक्स्ट है शिक्षक के द्वारा उपलब्ध स्रोतों का अध्ययन कराना। जैसे मैं कहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य में सोने के सिक्के चलते हैं, यदि मेरे पास वो क्वाइंस हैं तो मैं आप लोगों को क्या करूँगी, वो क्वाइंस दिखा के उनके बारे में बताऊँगी। तो इस तरह के उनसे रिलेटेड साधनों का जो है यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है शिक्षक के द्वारा कक्षा के जो स्रोत होते हैं उसमें प्रस्तुतिकरण करना। जैसे किस तरह से ये टीचर के प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। यदि मैं कहती हूँ कि पुराने ज़माने में जो थे बहुत बड़ा बड़ा झरना रहता था, आदि मानव के बड़े बड़े गुफाएं रहते थे, तो वहाँ रहते थे। पहले आदि मानव के पास जो है इस तरह से घर नहीं रहते थे, वो कपड़े नहीं पहनते थे, वो क्या करते थे प्राकृतिक रूप से, जैसे पेड़ की गुफा है, ये चट्टान है, तो वहाँ पर वो अपना बना लेते। कभी भी आप लोगों को जाने का मौका मिला होगा, यदि आप लोगों ने पंचवटी कभी गए होंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सीता की गुफा, तो वहाँ पर सुरंग से हम किस तरह से जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। जैसे आज हम बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं, तो उस तरह के पहले जो प्राचीन काल में ऐसे नहीं होते थे। आप लोगों को पता है कि साधु लोगों का आश्रम कैसे होता है। तो इस सारे कंटेंट को आपको बताने के लिए कौन से आपको सोर्स जो है टीचर को टीचिंग मेथड के लिए अवेलेबल कराना होता है, इनका भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है आपका कि प्राप्त निष्कर्ष को श्यामपट्ट में लिखना, ठीक है ना। इसके साथ साथ टीचर को एक श्यामपट्ट की आवश्यकता होती है, उसमें वो लिखते हैं। और उस जैसे सन हमको याद नहीं होता तो उसे हम जो है उस पर लिखते हैं। फिर है आपको छात्रों से पुनरावृत्ति करना। हम जो बोलते हैं उसे छात्र को हम क्या करते हैं, दोबारा रिवाइज करते हैं। और उसके बाद छात्र को गृह कार्य प्रदान करना। यदि हम कहते हैं कि मैंने आज मौर्य साम्राज्य के बारे में आप लोगों को पढ़ाया है, जितना कल आप जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में 10 शब्द या 100 शब्द या 500 शब्द लिख के लाएंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, उसे लिखने के लिए जब होमवर्क दिया जाता है तो उसके साथ साथ वो सारे चीज़ जो है रिवाइज हो जाते हैं, जिससे आपको अधिक उनका ज्ञान स्थायी हो जाता है। ठीक है। अब इसके कुछ गुण होते हैं, तो गुण किस तरह से होते हैं, तो इस विधि के द्वारा छात्रों को एक प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है ना। इस विधि से छात्रों को प्रमाण की आवश्यकता, प्रमाण बताया जाता है। नेक्स्ट है, इस विधि में छात्र विभिन्न स्रोतों की तुलना का निर्णय समस्या के समाधान तक पहुंचता है। यदि कोई भी सोर्स हम देखते हैं तो उसकी तुलना करके हम एक निर्णय तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट है, छात्रों में उच्च स्तरीय बौद्धिक क्षमता का विकास करना। छात्रों में इसके द्वारा एक बहुत उच्च स्तरीय बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। छात्रों में शोध कार्य के लिए रुचि बढ़ती है, बच्चों को में इंटरेस्ट भी बढ़ाता है। फिर उनको गहन अध्ययन के लिए, डीपली जो स्टडी है उसके लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट है आपका, इस विधि के द्वारा जो है छात्र सेल्फ स्टडी करते हैं, स्वाध्याय को जो है प्रमोट करते हैं और उनके अनुसार मूल स्रोतों का अध्ययन जो है छात्रों की रुचि में वृद्धि होता है। जब हमारे मेन सोर्स होते हैं तो छात्र उसमें उसके बारे में जानने की और बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रखते हैं। उसके साथ साथ इस विधि का जो प्रयोग है इसमें क्रियाशीलता के वृद्धि, मतलब छात्र जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है। अब इसकी जो भी स्रोत विधि के हमने गुण देखे, अब इसकी शॉर्ट में हम जो है स्रोत विधि की सीमाएं देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ सोर्स मेथड, इस विधि में अधिक समय लगता है क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा जानना और हम डीपली नॉलेज पे जाते हैं। नेक्स्ट है, सभी प्रकरणों में स्रोत उपलब्ध नहीं हो पाता। क्या होता है, हम बहुत सारे प्रकरण ऐसे देखते हैं जिसमें हमको सोर्स जो है अवेलेबल नहीं होता है। और इसके साथ साथ इस विधि में स्रोत का पता लगाने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। वहाँ तक जैसे अभी हम कहते हैं कि अजंता एलोरा गुफा में ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ तक जाने के लिए हमको पैसे लगेंगे कि नहीं, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमको जो है धन लगता है। नेक्स्ट है, केवल उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। हम छोटे बच्चों को ये सारे सोर्स की विधियाँ, ये मेथड नहीं बता सकते। बड़े बच्चे हैं उन्हें हम एक शैक्षणिक विजिट के लिए एजुकेशनल विजिट कराते हैं, उसमें हम इसको बता सकते हैं, जिससे उनको नॉलेज जो है प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है, इसमें इसकी जो है
मानसिक स्तर छात्रों के लिए जो है अनुपयोगी होता है। जिस स्टैंडर्ड के बच्चे रहते हैं, जैसे उनका मानसिक स्तर रहता है, उनको उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है। निम्न मानसिक छात्रों के लिए जो निम्न मानसिक छात्र हैं उनके लिए क्या होता है, अनुपयोगी होता है। लेकिन उच्च स्तर के जो छात्र हैं उनके लिए क्या होता है, ये उनके लिए जो है उपयोगी होता है। नेक्स्ट है, केवल चुने हुए प्रकरण में हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चुने हुए प्रकरण में हम इस विधि का जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका जो है सोर्स विधि हो गया और आपका लेक्चर मेथड हो गया। इसमें नेक्स्ट हम अब देखेंगे विधि एवं प्रविधि में अंतर। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। यहाँ तक यदि किसी को भी कोई किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गुड डे, थैंक यू।